नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों हम थर्ड लेसन पढ़ रहे थे मानव वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। तो बच्चों कल हमने मानव की वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विकास के नियमों के बारे में। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो चलते हैं बच्चों विकास के नियम। विकास का पहला नियम यदि हम देखें तो विकास में परिवर्तन होते हैं, ये पहला नियम है। अब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं यदि हम देखें तो विकास के अंदर गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत तक बिना टूटे लगातार जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं। तथा विकास के क्रम में हम यदि देखें तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, बौद्धिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकास का पहला नियम क्या है कि विकास के अंदर परिवर्तन होते हैं, जो कि गर्भाधान से लेकर के और जीवन पर्यंत तक मृत्यु तक जो है वो चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। अब देखो विकास का दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम यह है कि विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, कैसे होता है? जैसे कि निश्चित क्रम में दो प्रकार से होता है, दो दिशाओं में विकास होता है। शरीर का विकास दो दिशाओं में होता है, एक तो होता है मस्तकाधोमुखी दिशा में और दूसरा होता है निकटधोमुखी दिशा में। अब मस्तकाधोमुखी दिशा जो होती है इसके अंदर विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि पहले विकास जो होता है सिर वाले भाग का होता है, फिर उसके बाद धड़, फिर पेट, फिर पीठ, फिर नीचे की ओर पैर वाले भाग के अंदर जो है वो विकास धीरे धीरे होता रहता है। अब निकट दूर दिशा के अंदर जो विकास होता है इसके अंदर क्या होता है कि विकास का एक जो क्रम होता है सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले होता है और सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्रों में बाद में विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हाथ का विकास होगा, फिर उंगलियों का विकास होगा, है ना। जैसे पहले पैर के अंदर जो है पहले जांघों का विकास होगा, फिर घुटनों का, फिर नीचे के हिस्से का, फिर जो है वो पैर की पकतलियाँ, फिर अंगूठे, उंगलियों का विकास होगा, है ना। तो पहले हम कह सकते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों का विकास होता है, फिर उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्रों का विकास होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विकास का जो एक क्रम है वो निश्चित होता है। सबसे पहला विकास मस्तकाधोमुखी दिशा में होता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है, और दूसरा निकट दूर दिशा के अंदर, यानी पहले सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों का विकास होता है और फिर उसके बाद जो है वो आगे के क्षेत्रों का विकास होता है। अब देखिए तीसरा नियम क्या है विकास का। तीसरा नियम ये है कि विकास जो होता है वो परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है, यानी कि अधिगम यानी सीखना। तो बालक का शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो एक तरीके से सीखना और परिपक्वता दोनों के कारणों से ही होता है ना। तो अधिगम का मतलब यहाँ पर क्या है? सीखना। हम कह सकते हैं विकास जो है परिपक्वता और सीखने का ही परिणाम है। जीवन पर्यंत गर्भाधान से लेकर के और व्यक्ति मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है और जिसके कारण उसमें परिपक्वता आती रहती है। तो हम कह सकते हैं विकास क्या है? परिपक्वता और सीखने का परिणाम है। अब चलते आगे। देखिए चौथा नियम क्या कह रहा है विकास का, कि जो आरंभिक विकास है ये बाद में होने वाले विकास की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे? कि आरंभिक विकास पश्चात विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकासात्मक अध्ययनों के आधार पर ये पूर्णतः स्थापित तथ्य है, मतलब विकासात्मक अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाद में होने वाले विकास की तुलना में जीवन के शुरू के काल में आरंभिक अवस्था के अंदर जो भी विकास के कार्य होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आरंभिक दशाएं जो होती है विकास की नींव को तैयार करती है। जैसे बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जैसे माहौल में रहता है, जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, उसके ऊपर वैसा ही इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव ही उसके आनुवंशिक क्षमताओं के विकास पर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि आरंभिक विकास जो होते हैं वो पश्चात के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इसके लिए प्रमुख दशाएं कौन कौन सी होती है? अनुकूल अंतर्वैयक्तिक संबंध है, घर के अंदर जो है व्यक्तिक संबंध कैसे हैं आपस में, घर के अंदर कैसा एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, किस तरीके से जो है वो घर का एटमॉस्फेयर क्या है। धनात्मक संवेगिक दशाएं घर की, पॉजिटिव जो है माहौल घर का है या नहीं है। बालक को प्रशिक्षित करने का ढंग, पेरेंट्स जो है किस तरीके से बालक को जो है वो प्रशिक्षित कर रहे हैं, तथा भूमिका निर्वहन का अवसर, उनको जो है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भूमिका निर्वहन करने के अवसर प्रदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पारिवारिक संरचना, उनकी पारिवारिक संरचना, उनका परिवार किस तरीके का है, तथा परिवेशीय उद्दीपन आदि, ये सभी चीज़ें जो है विकास पर
को प्रभावित करती है। तो हम कह सकते हैं कि आरंभिक अवस्था के अंदर बच्चे को बचपन के अंदर जो संस्कार दिए जाते हैं, जिस तरीके से उसको माहौल दिया जाता है, जिस तरीके से उसका विकास होता है, वही उसके बाद के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। देखिए 5वां पॉइंट क्या कह रहा है। हाँ, तो बच्चों को हम पढ़ रहे हैं 5वां पॉइंट, विकास के नियम का 5वां पॉइंट देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि विकास जो होगा वो सरल से विशिष्ट की ओर ही होगा। जैसे कि सबसे पहले जो है गर्भस्थ शिशु जो होता है उसके अंगों का विकास होता है। फिर धीरे धीरे जो है जब शिशु जन्म लेता है, नवजात शिशु होता है, तो वो चुपचाप सोता रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता, आंखें बंद रखता है। फिर धीरे धीरे वो आंखें खोलने लगता है, फिर धीरे धीरे कुछ एक्टिविटी करने लगता है, फिर करवट बदलने लगता है ना। फिर धीरे धीरे वो बैठना लगता है, फिर बैठने के बाद वो जो है धीरे धीरे किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा रहने लगता है, फिर धीरे धीरे वो चलने लगता है। तो विकास जो है सरल से विशेष की ओर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि विकास का 5वां नियम क्या है कि हमेशा विकास जो है सरल से विशेष की ओर होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। जैसे गर्भस्थ शिशु का पूरा शरीर जो होता है गतिशील रहता है, लेकिन फिर भी वो किसी अंग को गतिशील नहीं कर सकता। वो अपने हाथ से कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, पाँव से कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जो शिशु होता है, जब शिशु जो होता है धीरे धीरे किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए सबसे पहले वो अनुक्रिया करता है, अपनी भुजाओं को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद जो है वो हाथ को ऊपर उठाता है, फिर धीरे धीरे किसी चीज़ को टच करने लगता है, फिर उसको धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करता है ना। तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि विकास हमेशा सरल से विशेष की ओर होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। अब देखिए 6वां पॉइंट क्या कह रहा है कि विकास में हमेशा निरंतरता पाई जाती है, यानी कि विकास जो है निरंतर होता है। हम कह सकते हैं कि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो है विकास निरंतर चलता रहता है ना। शेषवावस्था से, जैसे ही गर्भकालीन अवस्था होती है तो शरीर के अंदर जो है, माँ के गर्भ के अंदर जो है वो शिशु का विकास होता है। फिर धीरे धीरे जो है वो बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद शेषवावस्था आती है, फिर नवजात शेषवावस्था, फिर शेषवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इस प्रकार उसका निरंतर विकास होता रहता है ना। इस प्रकार पिकोवस्की नाम के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1968 के अंदर ही बताया कि विकास सदैव एक सा नहीं होता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया जो होती है कभी तेज होती है और कभी धीमी होती है। यानी कि विकास में असंतुलन पाया जाता है ना। कभी असंतुलन की अवधि आती है तो कभी संतुलन की अवधि पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विकास हमेशा निरंतर होता है, कभी तीव्र गति से होता है और कभी धीमी गति से होता है। अब देखिए 7वां पॉइंट क्या कह रहा है कि विकास के क्रम में विभिन्न अंग जो होते हैं भिन्न भिन्न गति से विकसित होते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि विकास जब शुरू होता है तो उसके अंदर सभी अंगों का विकास एक साथ नहीं हो जाता। किसी अंग का विकास तेज़ी से हो रहा है तो दूसरे अंग का रुक जाता है, फिर किसी का दूसरे अंग का विकास तेज़ी से हो रहा है तो किसी और अंग का रुक जाता है। तो कह सकते हैं हम कि भिन्न भिन्न अंगों का विकास होता है भिन्न भिन्न गति से होता है। देखिए विकास के क्रम में शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का विकास तो निरंतर जारी रहता है, ये तो निरंतर होता रहता है, लेकिन सभी अंगों का विकास एक समान गति से नहीं होता है। शरीर के किसी अंग का विकास जल्दी हो जाता है और शरीर के किसी दूसरे अंग का विकास जो होता है धीमी गति से होता है ना। जैसे कि किशोरावस्था के प्रारंभ होने तक हाथ और पैर और नाखून पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, लेकिन चेहरे के नीचे का भाग और कंधे का विकास जो होता है धीमी गति से होता है उस समय, है ना। किशोरावस्था के जब शुरू होती है तो उस समय हाथ, पैर और नाक ये पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, लेकिन चेहरे का जो नीचे वाला भाग होता है और कंधे वाला जो भाग होता है इसका विकास उस समय धीमी गति से होता है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास जो होता है एक समान गति से नहीं होता है ना, अलग अलग गति से होता है। हाँ, तो बच्चों विकास